एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली सेलिब्रेट करना है, मस्त तरीके से खेलना है। और बट एक बात ध्यान रखना, मैंने पेड क्लास में स्टूडेंट्स को भी यही बोला है कि आप होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जितना सेलिब्रेट करोगे ना उसकी डबल आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, मतलब सपोज आप 2 घंटे होली खेल रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ना है। 5 घंटे अगर आप होली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 10 घंटे पढ़ना है। अगर पूरा दिन होली खेले तो अगले 2 दिन आपको पढ़ाई ही करनी है केवल। ठीक है, बाकी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज हमारा स्टार्ट होगा मॉक टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में पहला सवाल आप लोगों का नंबर सीरीज का है जो कि आपके सामने ये रहा। इस सवाल का आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। यहाँ पर हम लोग टाइमर ले लेते हैं, विद इन अ मिनट ये सवाल कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक सीरीज दे रखा है, उसका पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। अनदर सीरीज आपको दे रखा है और फॉलो द सेम पैटर्न एज गिवन नंबर सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम मतलब आपको निकालना है 2 4 5, फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द नेक्स्ट सीरीज। चलिए बेटा, इतना टाइम में तो बन जाना चाहिए था। अरे 1 मिनट का सवाल तो वैसे नहीं था। क्यों नहीं था सर? पैटर्न पहले पता करना है। सीरीज हमको दे रखा है 29, 31, 41, 71, 139 एंड 269। ये आपको सीरीज दे रखा है जी गुरुजी। अब अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें, 29 से 31, 31 से 41, 71, 139 और 269 है, मतलब क्या हो सकता है सर? कुछ ऐड हो रहा है। ऐड कितने का हो रहा है? 2 का एडिशन हो रहा है, 10 का एडिशन हो रहा है। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद सर 30 का एडिशन हो रहा है। 8 13 में से 7 माइनस किया, 68 का एडिशन हो रहा है। 9 में से 0, 26 में से 13 या 130 का एडिशन। 130 को कहीं देखा है आप लोगों ने? जी सर देखा तो है। कहाँ देखा है? कहीं ना कहीं तो देखा है सर। अरे बोलो ना, 130 इक्वल टू होता है गुरुजी 5 टू द पावर 3 प्लस 5। 68 जो होता है वो होता है 4 टू द पावर 3 प्लस 4। 30 जो होगा 3 की पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा। 1 टू द पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। सो सर पैटर्न तो हम लोगों को मिल गया है, क्यूब प्लस वही नंबर का एडिशन चल रहा है। अब इसी पैटर्न पर आपको सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये ई है, ये वाली टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। तो सर फिफ्थ टर्म से पहले मतलब फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डिफरेंस कितने का है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस 68 का है। इन दोनों के बीच में 68 का डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच में 30 का डिफरेंस होगा। तो 84 से 30 निकालेंगे आप, 84 में 30 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4 8 9 10 11 114 जो नेक्स्ट टर्म होगा। बट उसके भी अगला टर्म निकालना है जिसमें 68 आपको ऐड करना पड़ेगा। का गा गा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। जितने भी क्रांतिकारियों का ऑप्शन नंबर ए आंसर है वो सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। अ सीरीज इज 5 5 10 65 395 3165। सीरीज चिक चिक कर बोल रही है मल्टीप्लाई करो, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें आपको ऑड वन ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद आगे बोला है इफ अनदर सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न एंड स्टार्ट विद द रॉन्ग टर्म ऑफ द अबो सीरीज देन फाइंड द रॉन्ग टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। रॉन्ग टर्म निकालना है और आपको एक नई सीरीज बनाना है। नई सीरीज का फोर्थ टर्म क्या होगा ये आपको पता करना है। बताओ। है जिंदगी 5 5 10 65 395 3165। इसमें आपको ऑड वन निकालना है। चलो आ जाओ बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। टाइम हो चुका है,
जी गुरुजी, पहली वाली सीरीज जो है मैंने आपको बोला चिक चिक कर बोल रही है, मल्टीप्लीकेशन होगा 5 5 10 65 395 एंड 3165 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखते हो सर, मल्टीप्लाई के साथ 5 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ होगा, बट यहाँ पर सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 1 2 को भूल जाओ। बट सर रॉन्ग टर्म भी तो, रॉन्ग टर्म भी तो हो सकता है, काम करते सर, छोटे नंबर से तो मल्टीपल पैटर्न बन जाएंगे, बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। 395 से 3165 मतलब 400 से 7 का मल्टीप्लाई होगा अप्रोक्सीमेट। जी सर 7 का 400 तो 28 हो जाएगा, या 8 का मल्टीप्लाई, एक बार 8 का मल्टीप्लाई करके देखो, 395 मल्टीप्लाई बाय 8 जीरो 4 ना बेटे 72 4 76, 8 या 24 और 7 कितना होता है, 24 और 7 31 होता है। मतलब सर इंटू 8 प्लस प्लस 5, अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर इंटू 7 प्लस 5 है क्या, देखो जरा, 35 का 5 केरिया है 3 7 6 42 43 44 45 445, अरे अरे पक्का 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 7 पंजे 35 बचेगा 3 7 6 42, ओहो हो 7 का मल्टीप्लाई 65 कल्प्रिट हो सकता है सर, या नहीं भी हो सकता है। अगर ये 8 है, एक सेकेंड, ये अगर हम लोग 8 लेते हैं, पक्का ये 8 ही हो रहा है ना, 8 चौक 32, हाँ सर 8 टाइम ही जाएगा, ठीक है मान लेते हैं, तो यहाँ पर 7 हो सकता है, यहाँ पर सर इवन नंबर हुआ तो 6 हो सकता है, 6 का देखो एक बार करके, 6 पंजे 30 का जीरो केरिया है 3 36 37 38 39, अरे मिल गया पैटर्न। सर पता है सीरीज क्या चल रहा है, इवन नंबर मतलब 8 6 4 2 0, देखो 5 में 0 का मल्टीप्लाई प्लस 5 करोगे क्या मिलेगा 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 15, ये कल्प्रिट है, आगे चेक कर लेते हैं, 15 4 जा 60 प्लस 5 65 मिलेगा, तो कल्प्रिट कौन हो गया 10, 10 की प्लेस पर 15 आना चाहिए था, 10 की जगह क्या आना चाहिए था 15 आना चाहिए था, जी गुरुजी 10 की जगह 15 आना चाहिए था। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, जी सर हम लोग बोलेंगे कि पहली चीज तो रॉन्ग टर्म पता चल गई है 10 है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो सकता है, बट नन ऑफ दिस भी हो सकता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट सीरीज कैलकुलेट करके ही आंसर पता चलेगा, तो सी को अभी टिक नहीं कर सकते, अगली सीरीज बनाते हैं। नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी सेम पैटर्न के साथ, रॉन्ग टर्म ऑफ द अबो सीरीज 10 से स्टार्ट होगी, 10 में 0 का मल्टीप्लाई प्लस 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 करोगे तो 15 हो जाएगा, वैसे ही दिख रही है यार ये तो, ठीक है। फिर उसके बाद सर इसका जो 4 टर्म होगा, ठीक है एक बार देखते हैं, इसके बाद 15 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा, 15 चौक 60, तो सर इसका जो अगला सीरीज है वो 65 रहेगा, 10 सी आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। हालांकि इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म होगा इसका भी फिफ्थ वही होगा, इसका सिक्स, इसका सिक्स होगा, इसका सेवंथ, इसका सेवंथ होगा, क्योंकि सर सेकेंड टर्म से दोनों ही सीरीज सेम हो गई है ना, ये वाली सीरीज इस सीरीज के रंग में ढल चुकी है, होली खेलते खेलते रंग में ढल चुकी है, तो अब आगे वो वैसे ही बिहेव करेगी जैसा पहली वाली सीरीज बिहेव करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 3 सीरीज दे रखी है, आपको तीनों सीरीज में 3 मिसिंग नंबर दिए हैं, अब आपको तीनों सीरीज में ए बी सी का वैल्यू निकालना है, उनको कंपेयर करके बताना है आंसर क्या होगा। इतने टाइम में एक सीरीज तो सॉल्व हो जानी चाहिए थी। चलिए बनाते हैं, एक एक सीरीज को देखते हैं क्या होगा। पहला सीरीज क्या है सर, 12 है, 13 है, 42 है, ए है,
1505 है और 13554 है, मतलब मल्टीप्लाई तो होगा सर। अब मल्टीप्लाई पैटर्न देखो क्या बन सकता है सर। 12 से 13 बनाना है, हाँ जी बनाना है, तो इंटू 1+1 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, इंटू 1 के बाद इंटू 3 दिख रहा है, इंटू 3+3 से काम चल जाएगा सर। इंटू 4 नहीं, इंटू 5+5, इंटू 5+5, 210+5 215 हो जाएगा, 215 होगा। अब 215 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 का और प्लस 7 करके चेक कर लो क्या ये आ रहा है, 7×5 = 35। हो 1505 चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। इंटू 1+1 ठीक था, इंटू 3 13 39 +3 ये भी ठीक था, 135 होना चाहिए ना। 42×5 = 210 +1 ये भी सही है। बट सर इंटू 7 कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है। इंटू 7 अगर किया हम लोगों ने 215 में 7 का मल्टीप्लाई किया 35, 7 8 9 10 का 0 किया है, 7 दूना 14, 1505 हो गया। और प्लस 7 भी तो करना पड़ेगा। क्या रॉन्ग टर्म भी है क्या यहाँ पर, एक बार आगे चेक करें क्या, मेरे को लग रहा है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मे बी पॉसिबिलिटी है। देख लेते हैं आगे वाला टर्म भी। आगे वाला क्या होना चाहिए, इंटू 9+9, ठीक है। तो अगर ये टर्म हमारा होता है कितना, 7 प्लस नहीं किया, 1505 में 7 को ऐड करेंगे तो 1500 कितना हो जाएगा, 5 और 7 12। इसमें 9 का मल्टीप्लाई प्लस 9 करो कितना आएगा, 18 का 8। अरे ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कुछ तो गड़बड़ है दया इस सवाल में, पहली वाली सीरीज में कुछ सी गड़बड़ सी लग रही है। या मेरे हिसाब से 1505 नहीं होगा, बट 1505 अगर नहीं होगा ना तो फिर सर ये टर्म भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। फिर छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे सेकेंड सीरीज को देखते हैं। पहली सीरीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ सी या तो हमने की है, हमारा पैटर्न गलत होगा, या फिर मे भी हो सकता है नंबर गलत, तो एक बार देख लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट सीरीज को देखते आ जाओ। अगली सीरीज बोल रही है -3 -2 1 10 37 118 बी एंड 1090, ये आपकी सेकेंड सीरीज है। राइट, -3 से -2 जाना है तो प्लस का कितना करेंगे, 3। नहीं सर यहाँ पर प्लस का 3 नहीं, प्लस का 1 कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस का 3 कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस का 9 कर रहे हैं, यहाँ पर 27 कर रहे हैं, यहाँ पर कितना किया है 11 में 81 किया है, तो यहाँ पर कितना करेंगे सर। 3 की पावर है, देखो ये 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5, कितना होता है 243। 243 ऐड करोगे 8 9 10 11 का एक एरिया है 1 4 5 6 और 361 हो जाएगा। सर बी का वैल्यू 361 आ गया, मतलब केवल अभी अपने को बी का वैल्यू पता चला है 361। सी के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, आ जाओ सी को भी निकालते हैं। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 8 13 35 135 सी 4007, ठीक है। 8 से 13 बनाना है सर, तो 8 में इंटू 1+5 करे, चलो कर भी लिया, तो आगे क्या करोगे, आगे सर 13 दूना 26 35 दिया। अरे यार मल्टीप्लिकेशन में मजा नहीं आ रहा है, बट करके तो देखते हैं। हम्म, ये वाले नंबर से पैटर्न पता चल जाता, बट फिर भी नहीं पता चल पाएगा। 35 चौक कितना होता है 140, मतलब इंटू चार करके -5 कर देंगे, काम हो जाएगा सर। 3 2, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और -3 करता हूँ तो मजा आएंगे, हाँ जी सर। इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई -4 करता हूँ तो अब मजा आ रहा है सर। देखो इंटू 2 16 -3 13 हो जाएगा, 39 -4 35। इसका मतलब अगला टर्म जो होगा वो इंटू 4 से 5 हो जाएगा, सॉरी इंटू 5 -6 होगा, ठीक है। 2 3 4 5 3 4 5 6, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 बचेगा 2, और 13 पंजे 65 और 2 65 और 2 67, 675 में से 6 अपने को कम करना है, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 669 हो जाएगा। मतलब सर सी का वैल्यू भी मिल गया है 669, चलो ये भी हो गया 669 हो गया ये, और ये 361 हो गया है, मतलब सी बी से बड़ा होगा, ये तो पता है अपने को। मतलब सर देखो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी जो है वो बी से बड़ा होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बाकी है, ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट सीरीज का पैटर्न पता नहीं चल पा रहा है सर। चलो ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग अगर 215 होता तब भी इक्वल नहीं होता, हाँ जी सर, बी बड़ा होता, इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ए और बी तो बराबर नहीं होगा, आंसर तो डी आएगा। डी इस सवाल का परफेक्ट आंसर होगा, बट अभी भी स्टिल एक डाउट बना हुआ है। मैं कंफर्म कर लेता हूं कि फर्स्ट सीरीज हमने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है।
1505। ना 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 ना, टाइपिंग गलती है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, पक्का टाइपिंग मिस्टेक ही जा रहा है यहाँ पर। 215 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 पंजे 35, 35 और 5 और 7 12, यस। यहाँ पर है ना टाइपिंग मिस्टेक है, ए का वैल्यू 215 ही आएगा। ये दो नंबर गलत टाइप हो गए। इसको सीरीज को अगर करेक्ट करना चाहते हो तो मैं करेक्ट बता देता हूँ क्या क्या बनेगा। 7 पंजे 35 बचेगा 3, 7 8 9 10 का जीरो कैरी आया 1, 7 दूना 14 और 15, 1505 में 7 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 1512 आएगा। और ये अगर 1512 होगा, अगला टर्म भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें इंटू 9 + 9 करेंगे, 12 नंबर 108 होगा। 12 नंबर 108 का जीरो 8 बचेगा 1, 15 नंबर कितना होता है 135, 136, 13608, ठीक है। और इसमें +9 करेंगे आप, तो ये बनेगा 136, 9 और 8 17, ये होगा नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती था। एनीवे हम लोगों का जो आंसर थे वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। अब क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन में यार ऐसे सवाल तो थोड़े कम एक्सपेक्टेड है। क्लर्क एग्जामिनेशन में आपको मेंस के नाम पे ऐसे सवाल पूछ सकता है वो ना, इस तरीके का सवाल पूछ सकता है, एक सीरीज दे दिया दूसरा सीरीज बनाना है, इस तरीके का सवाल पूछ सकता है आपसे। क्योंकि ट्रिपल सीरीज वाला सवाल जो है पीओ एग्जामिनेशन पूछता है, ठीक है। ट्रिपल सीरीज मतलब 3 सीरीज बनाओ, तो उसमें आप मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म कैलकुलेट करो, फिर कंपेयर करो और आंसर बताओ। ये आप लोगों को पीओ एग्जामिनेशन में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपके अर्थमेटिक का। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। शुरू हो जाओ, टाइम शुरू हो चुका है। 3 दोस्तों की कहानी चल रही है। एक बार लास्ट वाला फिर से चेक कर लेते हैं यार। हम्म 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 हम्म। चलिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल वैसे इतना टफ नहीं है ना, इजी है सवाल। सवाल कह रहा है 3 दोस्त थे, पी क्यू आर कलेक्ट एन अमाउंट ऑफ 9600 बाय सेविंग ईच डे। Each one of them has contributed different amount each day as per their received from their parents. They distribute among themselves in the ratio of 7:9. If they spend in the ratio of 3:4 and R spend 400, ratio of saving of PQR. अरे भाई साहब, they distribute among them in the ratio of 7:8:9. टोटल कितना पैसा कलेक्ट किया है 9600। 9600 इस रेशियो में कलेक्ट किया है। 9 और 8 17 और 7 कितना होता है 17 और 7 24 होता है। मतलब 24 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 9600 होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 400 रुपीज़ होगा। अगर एक यूनिट का वैल्यू 400 है, इसका मतलब सर 3 दोस्त पी क्यू आर के पास जो पैसा होगा वो कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा इसके पास, 3200 क्यू के पास हो जाएगा और इसके पास 3600 हो जाएगा। ये इनके पास पैसा है, ठीक है, जो कलेक्ट किया है, ठीक है। मतलब सेविंग करके इन्होंने कलेक्ट किया था, पहली बात ये। अब जो कलेक्ट किया है ना उसमें से कुछ इन्होंने खर्च कर दिया है, ठीक है। जो कलेक्ट किया 9600 इन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने स्पेंड किया 3:4 के रेशियो में, ठीक है। मतलब पी अगर 3 यूनिट खर्च करेगा तो क्यू और आर 2 और 4 यूनिट खर्च करेंगे। और सर बढ़िया बात यह है कि 4 का वैल्यू 400 दे रखा है, मतलब 2 का वैल्यू 200 होगा, 3 का वैल्यू 300 होगा। तो सर पैसा कितना कम खर्च कर दिया, कंजूस इंसान है ये 300 खर्च कर रहा है, ये 200 खर्च कर रहा है, ये 400 खर्च कर रहा है। तो इनके पास जो बचा हुआ पैसा होगा 2500, 2500, 3000 और 3200 होगा। और आपसे बस ये जो सेविंग है इसका रेशियो पूछ रहा है। इस सेविंग का रेशियो क्या होगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया है सर, 25 30 32। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए
और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का सुंदर सा सवाल आपके सामने है। चलिए, क्या होगा आंसर? 60 लीटर ग्लिसरीन इज मिक्स विथ 120 लीटर वाटर। मतलब अगर मैं ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो निकालता हूँ, ग्लिसरीन एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा। एक्स लीटर ऑफ टोटल मिक्सचर इज टेकन आउट, 30 लीटर ऑफ ग्लिसरीन एंड 40 लीटर वाटर आर एडेड। एक्स लीटर मिक्सचर अपन ने टेकन आउट कर दिया, ठीक है सर? क्या बात कर रहे हैं? द फाइनल मिक्सचर कंटेंट 70/120। 70/120 है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 70/120, ठीक है। द फाइनल मिक्सचर कंटेंट 70/120 ग्लिसरीन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दैट इज टेकन आउट। कितना मिक्सचर टेकन आउट किया है? परसेंटेज नहीं होगा, 70/120 ग्लिसरीन होगा, ठीक है। द फाइनल मिक्सचर कंटेंट 70/120, परसेंटेज नहीं होगा। जस्ट सेकेंड बेटा, मेरे को कंफर्म कर लेने दो कि ये वही होगा। या इसको सिंपल शब्दों में लिखते हैं ये वाले पॉइंट को। द फाइनल मिक्सचर कंटेन, एक सेकेंड, 60 लीटर ग्लिसरीन मिक्स विथ 120 लीटर वाटर, एक्स लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड 30 लीटर ऑफ ग्लिसरीन एंड 40 लीटर वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर। द फाइनल मिक्सचर कंटेन, कितना निकाला अपन ने? 30 लीटर ग्लिसरीन मिलाया और 40 लीटर पानी मिलाया। पानी ज़्यादा होगा, मतलब ये बोल सकते हैं सर ये ग्लिसरीन और ये वाटर होगा। तो ये फाइनल मिक्सचर कंटेन 70:120 ग्लिसरीन एंड वाटर रेशियो लिख दो यार। ये बोलना चाह रहा है, परसेंटेज नहीं होगा। परसेंटेज होगा तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 60 लीटर, जी देखो अगर इस तरीके से करते हैं, बट करेंगे तो कैसे करेंगे सर, एक चीज बताओ। जी हाँ सर, हम ये जो x है ना, इसको मैं 3a एज्यूम कर रहा हूँ। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं 3a एज्यूम कर लूँ? मतलब x को मैं एज्यूम कर रहा हूँ 3a। सर 3a क्यों एज्यूम कर रहे हैं? मैं 3a इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने इसमें से 3a मिक्सचर निकाला तो ये जो मिक्सचर निकलेगा वो निकलेगा a लीटर ग्लिसरीन और 2a लीटर वाटर। ये जो मिक्सचर निकालोगे ये भी 1 और 2 के रेशियो में निकलेगा, ठीक है। उसमें 1 पार्ट ग्लिसरीन होगा, 2 पार्ट वाटर होगा। तो सर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ग्लिसरीन स्टार्टिंग में 60 लीटर था, उसमें से ए निकाला निकाला और 30 मिला दिया। अब सर आगे बात करते हैं पानी की। पानी स्टार्टिंग में कितना था? 120 लीटर था, उसमें से 2a निकाला निकाला, फिर पानी मिलाया 40। तो अब सर हमारे पास रेशियो बचा है फाइनल मिक्सचर ग्लिसरीन और वाटर का 7/12 हो जाएगा। 70/120 को 7/12 लिख सकते हैं। लिख दिया सर, तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 12 9 1080 माइनस 12 ए इज इक्वल टू 0 7 6 42 का 2 बचा 4 4 4 11 माइनस 7 2 जा 14 ए हो जाएगा। तो 1120 1120 में से, मतलब 120 में से 80 माइनस करोगे तो 40 बचेगा, इस इक्वल टू 2a। सो a का वैल्यू 20 हो जाएगा। बच्चों a का वैल्यू 20 होने का मतलब आपने जो मिक्सचर निकाला वो 3a निकाला, 60 लीटर निकाला होगा। या 3a ही जो है वो x है और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर आप x लेकर बनाओगे तो सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला x को आप 3a एज्यूम कर लो तो आपके लिए इस सवाल को बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। समय शुरू होता है अब। ये तो इजी क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, बट मेंस में बेटा नंबर सिस्टम का एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है तो आप सवाल बना लोगे।
if the HCF and LCM of two numbers are 10 and 30 and the sum of these numbers is 40, sum of number आपको दे रखा है 40, then find the sum of the reciprocal of this number, आपको सम बताना है reciprocal of this numbers, इन numbers के reciprocal का सम कितना होगा ये आपको देखना है। चलो बना लेते हैं, इतना टाइम में तो हो जाना चाहिए। हाँ, सम ऑफ दिस नंबर्स इज 40। अगर मैं दो नंबर लेता हूँ, देखो बेटा दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जी सर पता है। एंड द सम ऑफ दिस नंबर्स मतलब आपको ए और बी का सम भी पता है 40 है। अब सर a इंटू बी जो होगा वो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 300 हो जाएगा। मतलब सर देखो आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, मतलब दो ऐसे नंबर जिसका एडिशन करने पर 40 और मल्टीप्लाई करने पर 300, वो नंबर पता करना है, बट नंबर मत निकालना, ए का वैल्यू बी का वैल्यू मत निकालना। अब ये देखो सवाल में पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, मतलब इन नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम 1/a प्लस 1/b, ये आपको निकालना है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, इसका रेसिप्रोकल 1/b का 1/b हो जाएगा, इसका सम निकालना है। मतलब सर हमको क्या करना है, a प्लस बी करके डिवाइड बाय ए बी करना है, b ऊपर a प्लस बी डिवाइड बाय ए बी हो जाएगा। सर a प्लस बी का वैल्यू तो पता है 40 है और a इंटू बी का वैल्यू 300 है, मतलब अपना काम बन गया है। 2/15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। 2/15 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सेम इसी टाइप का सवाल क्लर्क मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर सिस्टम का सवाल एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है, अगर आता है तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा। Average of present age of A and B is x year, while A is x minus 10 year older to B if C is 2x minus 23 year older to B, and age of C after 7 year will be 28 years. Find the ratio of the present age of A to C. A to C की present age का ratio आपको find out करना है। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है सर, सवाल यहाँ पर बोल रहा है एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज एक्स ईयर, मतलब ए एंड बी का एवरेज निकालेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स, वाइल ए इज एक्स माइनस 10 ईयर ऑल्डर टू बी, मतलब ए जो है बी से एक्स माइनस ईयर पुराना है। एक इक्वेशन तो ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है। इफ सी इज 2x माइनस 23 ईयर ऑल्डर टू बी, क्या बोल रहा है, सी जो है सर, सी जो है सी बी से पुराना है, सी इज पुराना दिन बी कितना 2x माइनस 23 ईयर पुराना है। 23 को 32 क्यों लिख दिया, 23 लिख दिया। एंड द एज ऑफ सी आफ्टर 7 ईयर विल बी 28। सी जो है वो 7 साल बाद 28 साल का है, मतलब सी का प्रेजेंटेज 21 हो जाएगा। सर सी का एज पता चल गया है यार, सी का एज तो पता चल गया, बट बी का एज जो आएगा सर वो एक्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलेगा ना। यहाँ पर हम लोग सी का वैल्यू पुट करते तो 21 माइनस बी इज इक्वल टू 2x माइनस 23 हो जाएगा। जी गुरु जी, बी को मैं इधर ले जाता हूँ तो 21 प्लस 23 कितना हो जाएगा 4, 44 माइनस 2x इक्वल टू बी बन जाएगा। सर बी अगर 44 माइनस 2x है तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, तो कुछ फायदा मिलेगा क्या अपने को, फायदा अभी तक तो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा ना। प्रेजेंटेज ऑफ ए टू सी निकालने के लिए कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं दिख रहा है क्या। सर सी का वैल्यू आ गया 21 और सी का वैल्यू 21 आ गया तो फिर सर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करे यार, बी का वैल्यू यहाँ रख दे सर, यहाँ भी रखेंगे तो एक कुछ ऐसा कर कमाल, एक काम करते हैं सर। हाँ जी बताइए। 44 माइनस बी इज इक्वल टू 2x रख देते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा सर, a प्लस बी इक्वल टू 2x है, यहाँ से देखोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2x इक्वल टू होगा 44 माइनस बी के बराबर। तो ये भी इधर चला जाएगा, तो a प्लस 2b इक्वल टू 44 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो सर 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ कोई दिक्कत, मतलब 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 2a माइनस
2b इज इक्वल टू 2x माइनस 20 हो जाएगा। 2x का वैल्यू 44 माइनस बी होगा, और इसमें से 20 माइनस किया, 44 में से 20 माइनस किया, 24 हो जाएगा, 24 लिख दिया। और ये माइनस बी रहेगा जी सर, माइनस बी को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस का बी हो जाएगा। -2b प्लस बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको हटा दो। सर ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस करना पड़ेगा। इससे बेटर है सर, क्या है बेटर सर, नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। 4 और 1 5a इज इक्वल टू 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 48 48 हो जाएगा। और 48 में 44 को ऐड करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा बाबा। 44 24 48 प्लस 44, कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, कहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कौन बताएगा। C is 2x minus 20 year older to B and the age of C। हाँ जी, कुछ तो गड़बड़ सी चल रही है ना। डेसिमल में आ रहा है यार, चलो डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल में ही बना लेते हैं, अब क्या करें। आई थिंक यही होगा, डेसिमल में ही बन रहा होगा। वैसे एजेस जो है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। एक बार फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पूरे सवाल को ठीक से कर लेते हैं। वैसे तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है डेसिमल की तरफ ही जाएगा सवाल का सॉल्यूशन। एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, एवरेज अगर ये दे रखा है मतलब ये 2x हो जाएगा पहला इक्वेशन। वाइल ए इज x माइनस 10 ईयर, ए जो है वो बी से पुराना है कितना, x माइनस 10, ये सेकेंड इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन सी इज ऑल्डर टू बी, मतलब बी से सी छोटा है कितना, 2x माइनस 23, ये थर्ड इक्वेशन है। और एज ऑफ सी 7 ईयर आफ्टर इज 28, मतलब सी का एज 21 हो जाएगा। सी 21 रख देंगे तो बी इज इक्वल टू 33 है, 23 है, अरे सही करो भाई साहब, पहले ही गलती नहीं करना है। सी इक्वल टू 21 है, ठीक है सर। सी को 21 को उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस 21 इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, तो -23 प्लस 21, हाँ जी, तो कितना होगा, -2 होगा, ये बनेगा भाई साहब। एक बार फिर से चेक करो, b माइनस सी, सी का वैल्यू कितना आएगा, सी आफ्टर 7 ईयर 28 का, सी प्रेजेंट में 21 का, और ये बोल रहा है सी इज ऑर्डर टू बी, सी पुराना है बी से। सी इज इफ सी इज 2x माइनस 20 ईयर ऑर्डर टू बी है, मतलब सी पुराना था सर, इसको आप उल्टा लिख दियो, पहले सही लिखे थे बाद में आप पाप कर दियो। सी माइनस बी इज इक्वल टू 2x माइनस 23, ठीक है। तो सी का वैल्यू 21 हो गया जी गुरुजी, बट 21 को भी उधर लेकर जाएंगे तो 21 माइनस 23 इधर आएगा तो प्लस 23 माइनस 2x इज इक्वल टू बी, तो b इज इक्वल टू 4 4 44 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। 44 माइनस 2x हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं b का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ ना, b का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो ऐसा करें यार, 2x निकाल ले, पहले ऐसा कर रहे थे वैसा ही करते, ज़्यादा सही है। 44 इज इक्वल टू, या फिर 2x को ले आते, 2x इज इक्वल टू 44 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 44 माइनस बी कर देता हूँ, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 44 पहला इक्वेशन बनेगा। और यहाँ पर अगर मैं 2x का वैल्यू पुट करना चाहता हूँ या फिर b का वैल्यू पुट कर दें, नहीं सर 2x का ही करो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 2 का पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2x माइनस 20 होगा जी गुरुजी। 2x का वैल्यू पुट कर दो, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 44 माइनस b माइनस 20, ठीक है। तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 24 माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 24 में मल्टीप्लाई कर दिया था ना अपने सब कुछ, 24 हो रहा है सर, ठीक है। डेसिमल में जो आ रहा है वैसे ही बन रहा है सर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 5a हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 प्लस 44, 8 4 12 बचेगा, 1 4 8 9 92 बचेगा। तो a का वैल्यू 92/5 आ रहा है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, आ रहा है तो आ रहा है। a का वैल्यू मिल गया, अपने को रेशियो चाहिए किसका, a और c का, ठीक है। a का वैल्यू 92/5 हो गया और c का वैल्यू कितना है 21, तो 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 92 105, नन ऑफ दिस आ रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ सी है सवाल में शायद, या कुछ
लैंग्वेज मिस्टेक हुआ है, बट आंसर जो है वो यही आएगा, आंसर जो है वो नन ऑफ दिस ही आएगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो सवाल है उसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा। अभी इसको करेक्ट करके सही किया जाएगा तो आंसर बदल सकता है, वो बात अलग है, बट इस सवाल के अकॉर्डिंग अपना आंसर यही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने बंदर वाला है, बताओ बंदर वाले सवाल का आंसर क्या बनेगा। यार ये ऑप्शन तो खतरनाक से दिख रहे हैं। भाई साहब, ठीक है, ऐसा सवाल एग्जाम में अगर दिखता ना तो पहली फुर्सत में साइड में हो जाने का, मतलब या तो ऐसे सवालों को मार के रिव्यू करने का है, या फिर स्किप कर दो तो भी सही है। ठीक है, चलो, बट अभी तो बना लेते हैं सर, जरूर थोड़ी, क्योंकि स्किप करने का मार्केट रिव्यू करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है, लेंदी है, कैलकुलेशन। ठीक है, आ जाओ बनाते। द एवरेज वेट ऑफ 15 बंदर सिटिंग ऑन द ट्री इज 35। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 6 28 and the average of last 6 40. Weight of 7th monkey is 2.32 kg more than 8th monkey and 1.15 kg less than the weight of 9th monkey. The average weight of 7th and 9th monkey ये आपको निकालना है। तो सर कितने बंदर थे? 15, 15 का वेट कितना है? 35, मतलब टोटल कितना हो गया? 5 केरिया 7, 15 तिया 45 और 7, 45 और 7 कितना होता है? 525 केजी। सभी बंदरों का टोटल जो वेट होगा 525 होगा। एवरेज वेट ऑफ 6 बंदर, 6 बंदर का 28 है तो मल्टीप्लाई किया 8 बचेगा 4, 12 4 16, 168, 6 बंदर हो गए। बचे कितने बंदर? 9 बंदर बचे सर। ठीक है, और आखिरी के 6 बंदर मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे यार 15 तक तो नहीं हो पाएगा, इसको लिख कर समझाना पड़ेगा आप लोगों को वैसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये स्टार्टिंग के 6 बंदर का सम पता चल गया है, और लास्ट के 6 बंदर मतलब इनका सम भी आपको दिया है। लास्ट 6 बंदर का एवरेज कितना है? 40 है, ये बन जाएगा 240, मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 408 हो जाएगा। सर 408 अगर इन दोनों का सम है, टोटल कितना है? 525 है, 525, उसमें से 408 माइनस किया, 15 में से 8 गया, 1 में से 0 गया, 117, 117 जो होगा वो इन तीनों बंदरों का सम हो जाएगा। 7th नंबर का जो बंदर है, 8th नंबर का जो बंदर है, 9th नंबर का बंदर है, उन तीनों का सम 117 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब जो 7th बंदर है वो 2.38 केजी मोर है 8th बंदर से, मतलब 7th बंदर को एज्यूम कर लो ये अगर ए होगा, तो 8th बंदर और 9th बंदर का वेट कितना होगा? देखो 7th बंदर 2.32 केजी ज्यादा है 8th से, मतलब 8th वाला कितना होगा? ए माइनस 2.32 हो जाएगा। ठीक है, एंड 1.15 केजी लेस देन 9th मंकी, ये जो है 1.15 केजी कम है, मतलब ये 1.1 केजी 1.15 केजी ज्यादा होगा। ठीक है, ये तीनों का वेट हो जाएगा। अब तीनों का अगर मैं वेट निकालने जाता हूं तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? तीनों का सम 3a, और सब बढ़िया, अरे प्लस माइनस कर रहे, 2.32, और ये 1.15 है, ये माइनस है तो माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1.17 माइनस साइन में आएगा, है ना, -1.17 इज इक्वल टू 117 होगा। भाई साहब 117 में एक ऐड कर दो, 118.17, 3 का टेबल आता है, 3 तिया 9, बचेगा 2, 3 नाम 27, बचेगा 1, 3 तिया 9, बचेगा तो 3 नाम 27, 39.39 परफेक्ट आ गया अपना। 7 8 9 10, 10 और 8 18, क्या बात कर रहे हो? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑप्शंस तो था 39.39 तो है भी नहीं,
अरे यार इतनी मेहनत पे पानी कैसे फिर सकता है? एक बार देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं की हम लोगों ने? सब कुछ तो सही है। वेट ऑफ सेवेंथ मंकी इज 2.32। सेवेंथ मंकी जो है मोर है एट्थ मंकी से, एंड 1.15 kg लेस देन वेट ऑफ नाइन्थ मंकी। ठीक है। और सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ का सम किया तो अपने को एवरेज वेट ऑफ सेवेंथ और नाइन्थ निकाला। अरे सवाल अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी आपको एवरेज निकालना है, पता है किसका? अरे भाई साहब मेरे को लगा खत्म हो गया है। सेवेंथ का अपने को वेट मिल गया 39.39। ठीक है। और नाइन्थ वाले का जो वेट होगा कितना हो जाएगा? 40.15 होगा। 39.39 में अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पर अगर हम लोग 39.39 में 1.15 ऐड करेंगे, 3 4 5 9 10 0 40.54 हो जाएगा। और सर पता है अभी इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। 9 और 4 13, 5 3 8 और एक 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 3 6 बचेगा एक, 2 नाम 18 बचेगा एक, फिर से 2 नाम 18 बचेगा एक, एक बचेगा, 2 6 12 बचेगा एक, 39.965। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर ऐसा सवाल आता है तो इसको स्किप कर देना या मार्केट्स रिव्यू कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ना कई बार दिमाग जो है ना हमारा पूरी तरीके से मतलब क्रैक हो जाता है ना, एग्जॉस्ट हो जाता है एग्जामिनेशन में। तो जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दिखता है ना, उसको आखिरी के लिए छोड़ देने का। क्योंकि जब पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद आखिरी में आप एकदम रिलैक्स रहते हो ना, तो ऐसे कैलकुलेशन को हम जल्दी करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। सवाल कह रहा है टू प्लेस ए एंड बी आर 16 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। टू ट्रेन एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एट एन इंटरवल ऑफ 4 आवर, 4 घंटे के इंटरवल में। वेयर एज ट्रेन एक्स लीव ए फॉर बी बिफोर ट्रेन वाई। ठीक है, तो इसने बोला एक्स पहले निकल जाएगी वाई से। द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 80 120। वाई ओवरटेक एक्स एट सी विच इज ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टू मीट एट सी? बताओ क्या। चलो करते हैं क्या बोल रहा है सवाल, देखते हैं। टू प्लेस ए एंड बी आर 16 किलोमीटर 1600। एक प्लेस है बी एक प्लेस है। इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो 1600 किलोमीटर की है। 1600 किलोमीटर की दूरियां दे रखी है। ठीक है गुरुजी, आगे बोला है टू ट्रेन एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम एक्स टूवर्ड बी एंड वाई। 4 घंटे का गैप है और इसने बोला एक्स ट्रेन पहले छूटेगी, पहले ये जाएगी, उसके 4 घंटे बाद बी आएगी। द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई आर 80 एंड 120। इसका स्पीड 80 का है, इसका स्पीड 120 का है। ठीक है सर, ये बात भी सही है, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। वाई ओवरटेक एक्स एट पॉइंट सी। पॉइंट सी देखना है अपने को, सी वाला पॉइंट देखना है। विच इज ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में कहीं पर आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स एंड वाई टू मीट एट सी? What is the ratio of time taken by train X and Y मीट एट सी? मतलब आपको टाइम का रेशियो बताना है, जब ये दोनों का मिलन होगा जब टाइम का रेशियो क्या बनेगा। हाय 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 हाय। ठीक है, मतलब एक्स कितने टाइम चला, वाई कितने टाइम चला। अब अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सर, हाँ जी बताइए क्या बोलते हो?
सर अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो एक्स पॉइंट जहाँ पर इनका मिलन हो रहा है या जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, वेर एज ट्रेन एक्स लीव ए फ्रॉम बी, वाई द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई 80 120, वाई ओवरटेक एक्स एट पॉइंट सी, सी को हमने यहाँ एज्यूम किया, सी पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर वाई एक्स को ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो सर अगर ए 80 की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे अगर ये चलता है तो ये 320 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, किससे? एक्स जो है वो 320 किलोमीटर ज्यादा चलेगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है सर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 1600 में से 320 को माइनस करेंगे तो 1300, 1300 में से 20 माइनस किया 1280 किलोमीटर ये दोनों ने मिलकर कवर किया होगा, तो 200 की स्पीड हो जाएगी, 120 प्लस 200, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा टाइम हमारा, टाइम जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। मीटिंग टाइम तो मिल जाएगा इसका, सर मीटिंग टाइम आएगा बट वो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। ना ना ना, यहाँ सवाल में हिंदी में पढ़े एक बार। दो स्थान ए और बी से 1600 किलोमीटर की दूरी पर है, दो ट्रेन एक्स और वाई 4 घंटे के अंतराल पर ए और बी की ओर चलती है, जबकि ट्रेन एक्स ट्रेन वाई से पहले ए से बी के लिए निकलती है। एक्स और वाई की गति क्रमशः 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर, वाई सी पर एक्स से आगे निकल कर जाता है। रे 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 रे। यहाँ पर, जी सर, यहाँ पर अगर हम लोग ये बोलते हैं, ये डिस्टेंस पता नहीं चल रहा ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बट अगर हम ऐसा भी कर रहे हैं तो आ जाना चाहिए था आंसर। एनीवे ऐसा करके देखते हैं कि सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी के बारे में देखा जाए तो ए और बी की स्पीड का रेशियो ना, या एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो बन जाएगा सर 4 दूनी 8, 4 3 पर 2 और 3 का बनेगा स्पीड का रेशियो। और अगर मैं बोलता हूँ टाइम की बात, टाइम में तो 4 घंटे का गैप है, और डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस भी तो अलग अलग चलेंगे लोग, टाइम भी सेम नहीं होगा, ये भी गड़बड़ हो रही है। मतलब फिर हम लोग ऐसे ही कर देते, आ जाओ। बस यहाँ पर एक डाउट है कि ये जो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ट्रेन का लेंथ कंसीडर करना है नहीं करना है? तो ट्रेन का लेंथ तो कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रेन का लेंथ अपने को गिवन ही नहीं है, तो ट्रेन का लेंथ कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। ए और बी के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये स्पीड 80 की स्पीड है, 320 चला है, मतलब यहाँ से जो ट्रेन चली है 320 किलोमीटर चली है, बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? 1600 में से 320 माइनस किया 1300, 1280 होगी। अब ये 1280 किलोमीटर दोनों मिलकर कवर कर रहे होंगे, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना बनेगा? 200 का, तो 1280 डिवाइड बाय 200 अगर कर देंगे, वही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। 4 × 12 4 दूना 32/5 आवर्स का टाइम लगेगा, 32/5 आवर्स का टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हो गया है कि बी से जो ट्रेन वाई चल रही है वो 32/5 आवर्स चली होगी, और यहां से जो ट्रेन चलेगी 32/5 प्लस कितने घंटे? 4 घंटे ज्यादा चलेगी, तो 20 और 32 कितना हो जाएगा? 52/5 आवर्स ये चलेगी। अपने से क्या पूछा है? ए एंड जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स एंड वाई टू मीट एट सी? एक्स वाली ट्रेन को जो टाइम चला है सी तक पहुंचने के लिए, उसको कितना टाइम लग रहा है? सर सी तक पहुंचने के लिए टाइम निकालना है, अरे 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 अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी सर, ठीक है। तो सी तक पहुंचने के लिए इसको जो टाइम लग रहा है 4 घंटे, तो ये वाला टाइम था, और उसके बाद दोनों को 32/5 का टाइम लगा है, 32/5, मतलब ये जो था वो अपना 52/5 हो गया है, और इसका रेशियो निकालना था किसके साथ? वाई के साथ। वाई का टाइम कितना है? 32/5 है। सर रेशियो हमारा नन ऑफ दिस आ रहा है, सही बात है, वही होगा। 2 दूना 4 2 6 12, 2 एकम 2 2 6 12, और कैंसिल करेंगे तो 13 और 8 का रेशियो बनेगा, 13 और 8 का रेशियो बनेगा, नन ऑफ दिस। अगेन इस सवाल का, आज के सवालों के आंसर सारे नन ऑफ दिस ही है, ठीक है। बस मैं इसीलिए ऑप्शन को देखकर थोड़ा सा रुक रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और एक चीज यही सोच रहा था कि क्या यहाँ पर दोनों ट्रेन का लेंथ, क्योंकि क्रॉस कर रही है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी जब वो अपना लेंथ भी कवर करेगी, बट सर सवाल में ट्रेन का लेंथ दिया ही नहीं है, तो क्रॉसिंग की तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम मीटिंग की बात करेंगे।
अगर इस सवाल में ट्रेन का लेंथ गिवन होता तो क्रॉस करने के लिए वो इतना डिस्टेंस तो कवर करते, साथ में दोनों का जो टोटल डिस्टेंस होता वो भी कवर करते, उसको भी हम लोग कंसिडर करते, बट यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ये आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। होली सेलिब्रेट करके वापस आ जाना। आप लोगों को 3 दिन का टाइम मिल जाएगा ना होली का, कल का, फिर उसके बाद सैटरडे भी आ गया, संडे भी आ गया। 3 दिन में 1 दिन होली खेलना, 2 दिन पढ़ाई करना, मजे ही मजे। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।